हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू झारखंड वॉरियर। झारखंड वॉरियर में सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंशन्ड है, जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप लोक प्रशासन भी कहते हो। तो आज के क्लास में हम लोक प्रशासन को ही शुरू करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है और लोक प्रशासन को हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर है क्या। और आपके टॉपिक में तो सिर्फ लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे क्या? इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक और टॉपिक मेंशन्ड है, गुड गवर्नेंस, राइट? तो ये हो दोनों होता क्या है, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे क्या, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। बेसिकली यह एक सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, या तो मैं कहूँ एक ओवरव्यू है कि आपको किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। देखिए, मैं फ्रेंकली बताऊं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना काफी बृहद है, काफी वाइड है। उदाहरण के लिए, अगर सिलेबस में मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसमें आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 1 से लेके 395 तक है। सवाल आएगा तो इसके अंदर अंदर का ही आएगा ना, सवाल इससे बाहर तो कुछ बनेगा नहीं। हो सकता है थोड़ा एनालिसिस डाल दे सवाल में कि आपको एनालाइज करना पड़े, थोड़ा सा प्रीवियस जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेट करके सवाल पूछ ले, तो आपको दायरा पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दायरा काफी बड़ा हो जाता है, और दायरा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ये कवर करता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे शासन को, हमारे भारत देश के। वो शासन हो केंद्र स्तर पर, वो शासन हो राज्य स्तर पर, या वो शासन हो किसी जिला स्तर पर, और यहाँ तक कि मैं गांव की भी बात क्यों ना करूं, तो इस वजह से इसका दायरा काफी बड़ा है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको पढ़ना क्या है, और आप कहां कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेपीएससी आपसे सवाल करेगी। ठीक है, एंड आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम कम है अब। तो चलिए, पहला तो हम सिलेबस में भी मेंशन्ड है जेपीएससी का। अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे, मैं प्री की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मेंस का सिलेबस देखोगे तो मेंस में ये चीज मेंशन्ड है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप। लेकिन प्री में सिर्फ एक टॉपिक लिख दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि हम मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है, इसमें आपको एमसीक्यू पढ़ना है। बस दोनों में अंतर यही है। तो हम अपने प्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, उसका मीनिंग, उसका नेचर और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, इसको मैं काफी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पर आप ध्यान में रख लो क्या, कि आपको यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ सकता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में। दूसरा चीज, ये इंग्लिश वर्ड्स इसमें बहुत आएंगे, और सिंस आप खुद भी एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आप खुद भी एक शासक बनोगे, इधर एसपी और बीडीओ के रूप में, तो आपको भी इंग्लिश आना थोड़ा सा जरूरी मैं समझता हूँ। ठीक है, हालांकि शब्दों से या फिर लैंग्वेज से ऑफिसर की क्वालिटी में नहीं चेक की जा सकती, क्योंकि लैंग्वेज तो बस एक दायरा है, बट स्टिल एक बेसिक नॉलेज सबके होनी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज हम पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा ही आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। दोनों एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग है, और दोनों एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, या तो पब्लिक और प्राइवेट के बीच बीच में मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे आप कहते हो, ये तीनों मिलके ये काम कैसे चलता है, ये सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपको इसके अंतर्गत सवाल सॉल्व करने हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने सिलेबस में आगे और जानते हैं कि अगला हमें क्या टॉपिक देखने को मिल सकता है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है मित्रों शासन। ठीक है, शासन,
या तो रूल कह सकते हो एक तरीके से आप, या तो आपके ऊपर कोई एक बैठा अथॉरिटी। क्लियर है? तो यहाँ पर शासन हमारे देश में किस तरीके से होता है? ठीक है, शासन आखिर कोई कर रहा है हमारे ऊपर, एक आम जनता के ऊपर अगर कोई शासन है, तो वो कौन है? तो पहला तो है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्र का शासन है हमारे पास में। ठीक है, केंद्र यानी कि सेंटर, सेंटर यानी कि कौन? फिलहाल अभी राज कर रही है बीजेपी सरकार। बट बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी, ये थोड़ा सा ना अलग अलग चीज है। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना है, वो ना बेसिकली वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को दिखाता है कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। इसको कोई मतलब नहीं है कि वो बीजेपी चलाए सरकार, कांग्रेस चलाए, आम आदमी पार्टी चलाए, इसको मतलब नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन पॉलिटी में अब थोड़ा सा मतलब है, वो आखिर पॉलिटी जो है ना, वो डील करता है बेसिकली स्ट्रगल फॉर पावर के लिए, पावर का स्ट्रगल के लिए। लेकिन पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एफिशिएंसी ऑफ वर्क, काम किस तरीके से अच्छा हो रहा है। इन दोनों में यही अंतर है। क्लियर है? तो देखिए, शासन करने के दो तरीके होते हैं। शासन करने के कई तरीके हमारे देश में हो सकते हैं। तो पहला है, उसमें है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि केंद्र, मैंने आपको जो सब बताया अभी। तो केंद्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। पहला क्या आता है? सेंट्रल सेक्रेटरिएट। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट। हम आपके सिलेबस में सेंट्रल सेक्रेटरिएट को भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर? कैबिनेट सेक्रेटरिएट। तो ये सभी आपके सिलेबस के पार्ट हैं, आपको इन सभी को जानना जरूरी है। क्योंकि आप सिर्फ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन जान के आप नहीं जा सकते एग्जाम में। ठीक है, आपको सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसको आप हिंदी में कहते हो केंद्रीय सचिवालय। उसी तरीके से उसी तरीके से आप कैबिनेट सेक्रेटरिएट को कहते हो कैबिनेट सचिवालय। उसे आप हिंदी में कैबिनेट ही कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आप मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको समझाया था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाले क्लास में कि प्रेसिडेंट जो है वो तो नॉमिनल हेड है, मतलब नाम का हेड है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ही है रियल हेड। ठीक है, तो मित्रों, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पीएमओ, पीएमओ के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से देश कैसा चल रहा है, क्योंकि यही वो सेंटर है पूरे भारत का जिससे पूरा देश का रूल्स एंड नियम्स बन रहे हैं। क्लियर है? कुछ साल पहले तक, 1991 से पहले तक, इसको भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था, बट उसका नाम चेंज करके पीएमओ कर दिया गया। उसके बाद हम प्लानिंग कमीशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, प्लानिंग कमीशन के बारे में। उसके बाद हम फाइनेंस कमीशन, वित्त कमीशन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से मिलकर जो केंद्र है वो हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। टू गेट द गुड गवर्नेंस, अच्छी सर्विस देने के लिए, अच्छा शासन प्रदान करने के लिए केंद्र हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब केंद्र के नीचे कौन है? तो स्टेट है, ऑब्वियसली बात है। स्टेट, कई एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं स्टेट के। झारखंड का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, छत्तीसगढ़ का अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बिहार का अपना होगा, मध्य प्रदेश का अपना होगा, उत्तर प्रदेश का अपना होगा। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक देश में मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूनियन एक ही होगा। अब देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपल है, मतलब उसका उनका काउंट मल्टीपल है। जितने स्टेट उनका उतना एडमिनिस्ट्रेशन देश में। लेकिन कार्य करने का तरीका, या तो मैं कहूँ कि प्रणाली, तो प्रणाली ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, हर स्टेट में सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेट सेक्रेटरीट होता है, यानी कि राज्य सचिवालय होता है। ठीक है, तो भले ही नंबर बहुत ज्यादा हो, 28 स्टेट है हमारे देश में, लेकिन कार्य करने का तरीका एक राज्य में सेम ही होता है। हर राज्य में हमारे पास मुख्यमंत्री होते हैं, हर राज्य में हमारे पास में गवर्नर होते हैं।
या तो आप क्या कहते हो इन्हें, इन्हें आप कहते हो राज्यपाल। क्लियर है? स्टेट का रूल सेम है। अब यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी, सीएमओ, चीफ, जिस तरीके से पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर्स का भी ऑफिस होता है। तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत सीएमओ सेंट्रल लेवल पे पढ़ेंगे, सॉरी सीएमओ पढ़ेंगे स्टेट लेवल पे, और पीएमओ पढ़ेंगे आपके सेंट्रल लेवल पे। तो इन सभी चीजों को हमें जानना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, आपके जिले के अकॉर्डिंग होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और यही एडमिनिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए आप जेपीएससी एग्जाम दे रहे हो। डिस्ट्रिक्ट, अब एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में राजा कौन होता है? डिप्टी कलेक्टर या तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हम जानेंगे कि क्या एक डीएम के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम जानेंगे। ठीक है, डीएम कैसे कार्य करता है, और डीएम का कार्य जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, चेंजिंग रोल्स। डीएम का कार्य किस तरीके से चेंजिंग रोल्स हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर, डीसी कह सकते हो आप। सभी का सपना होता है कि वो यूपीएससी एग्जाम देकर डीसी बन जाए और अपने स्टेट का, अपने स्टेट नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट का राजा कहलाए। तो एक जिस तरीके से एक राज्य का राजा होता है मुख्यमंत्री, एक देश का राजा होता है प्रधानमंत्री, उस तरीके से एक जिला का राजा होता है डीसी। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे, और एक जिला किस तरीके से कार्य करती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से है, सभी को हम जानेंगे। अब दोस्तों मैं आपको छोटा सा हायरार्की समझा दूं। सबसे ऊपर आएगा यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, उससे नीचे आता है क्या, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उससे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता है सेंटर के लिए, केंद्र के लिए होता है। ये होता है राज्य के लिए, एक राज्य के लिए। और ये होता है आपके जिला के लिए। और ऑफिशियली ही कहो या अनऑफिशियली कहो, गांव का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका आप 73rd अमेंडमेंट के बाद आप देखोगे पंचायती राज से। तो ये हायरार्की है। सबसे पावरफुल हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, उससे नीचे होगा स्टेट गवर्नमेंट या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इन तीनों इन तीनों शासनों का, इन तीनों शासनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस क्या है? तो गुड गवर्नेंस है ऐसा चीज जिससे कि समाज में रहने वाले सभी लोग सुखी सुखी रह सकें, किसी को किसी तरीके का इशू ना हो। खैर गुड गवर्नेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी चर्चा की आपसे डीसी के बारे में, या तो आप अभी जेपीएससी एग्जाम दोगे, आप बनोगे डीवाईएसपी, डीएसपी बनोगे आप बनोगे बीडीओ या सीओ, आप बनोगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ, या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डीईओ, आप जो भी पोजीशन आप प्राप्त करोगे, तो इन सभी लोगों का, इन सभी ब्यूरोक्रेट्स का आखिर चुनाव कौन करेगा? तो वो करेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन। और उसको कौन करेगा? स्टेट पर पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है। झारखंड का जेपीएससी है, बिहार का बीपीएससी है, यूपी का यूपीपीसीएस है, राजस्थान का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस है। तो ये इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को चुनने का जिम्मेदारी किसका है? यूपीएससी का है केंद्र लेवल पे, और स्टेट पीसीएस का है अपने अपने स्टेट लेवल पे। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट पीसीएस सिर्फ अपने स्टेट के ही बच्चों को लेगा। अब जेपीएससी में भी कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जेपीएससी वाले ने पूरे देश से लोगों को बुलाया है कि आप हमारे यहाँ आके एग्जाम दे सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और लोग बाहर से आते भी हैं। 2016 में जब 6th जेपीएससी का वैकेंसी आया था मित्रों, तो सिर्फ 3 पोस्ट थी डीवाईएसपी के लिए, जिसमें से 3 में से मात्र एक लड़का प्रदीप प्रणव जो रैंक 2 थे, उन्होंने, वो झारखंड के थे। बाकी 2 डीएसपी आउट ऑफ स्टेट थे। तो आप समझ लीजिए कि कितना कंपटीशन टफ है। बाहर के स्टेट वाले लोग भी कितना ताक लगा के बैठे रहते हैं आपके स्टेट के लिए, यानी कि झारखंड के स्टेट की नौकरी के लिए। ठीक है, तो आपको आपकी तैयारी उस तरीके से मजबूत करनी होगी। राइट।
तो वही चीज है जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ाया, हमने देखा कि जिनका मकसद होता है कैसा, इनका मकसद होता है गुड गवर्नेंस प्राप्त करना। अब देखिए, अब आखिर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, किस तरीके से शासन चलेगा। उदाहरण के तौर पर पुराने जमाने पे एक राजा होते थे, राजा बैठता था सिंहासन में, उनके कई सारे मंत्री होते थे, सेनापति हो गए, कोई फाइनेंस मंत्री हो गया, तो मंत्रिमंडल उनकी होती थी। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति होता था जो गांव की देखभाल करता था। तो सारे के सारे काम राजा अकेले तो नहीं करते थे ना, कि राजा ऐसा थोड़ी है कि वो गांव के किसी लोग को जाके पानी पिला रहे हो, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कार्यों को बांट दिया था कि तुम्हारा कार्य ये है, तुम्हारा कार्य वो है। उसी तरीके से आज के एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे ऊपर बैठते हैं चीफ मिनिस्टर्स। हमारे स्टेट में, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, उनका मंत्रिमंडल है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सभी को अलग अलग विभाग दिया गया है। उस विभाग के अंदर उन्होंने नौकरियां प्रदान की हैं ताकि वो ध्यान रख सके कि देश में या राज्य में कैसा कार्य चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ परमानेंट है, कुछ नॉन परमानेंट हैं। अब एग्जाम्पल के लिए किसी गांव में, एक किसी स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, तो गलती सीधा सीएम की है। लेकिन क्यों सीएम की है, क्योंकि उनके स्टेट में सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके टीचर सही नहीं है, उनके मंत्रालय सही नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट कार्य नहीं कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ है। इस तरीके से इस पूरा प्रोसेस को सुधारने के लिए गुड गवर्नेंस का सिस्टम लाया गया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए, उससे पहले एक वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में आप कह सकते हो नौकरशाही, ठीक है। अब नौकरशाही आप इसको पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में मत लेना, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाही। अब ये आखिर है क्या, ब्यूरोक्रेसी आपको सुनने में लग रहा है इजी वर्ड है या फिर आसान सा चीज है, बट इसके अंतर्गत कई सारी चीजें हमें देखना है आपके सिलेबस में। इसका मेरिट्स क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आखिर एक कोई ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो काम करता है उसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेट का कार्य क्या क्या है, क्या क्या रोल वो निभाएगा, पॉलिसी किस तरीके से बनेगा, पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करेगा वो, और पॉलिसी अगर कोई बन गया है किसी स्टेट में मान लो या देश में मान लो, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको लागू किस तरीके से किया जाएगा। उदाहरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना है, अगर ये पॉलिसी किसी ने बना दिया ब्यूरोक्रेट्स ने, तो इसको अप्लाई भी तो करना है, इसको देखना भी तो है कि गांव में किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। आखिर असली में इसके हकदार जो हैं लाडली लक्ष्मी योजना के, तो उसके हकदार को आखिर चीजें प्राप्त हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या बीच में ही यहाँ पर घपला हो रहा है, बीच में ही ब्लैक मनी खाया जा रहा है, तो उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, इन सभी चीजों को देखना पड़ता है। क्लियर है। अब देखिए गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या, एक ऐसा शासन हो, एक ऐसा शासन हो जहां सभी चीज क्या हो, गुड हो, नथिंग बैड, जहां सभी चीज अच्छा हो। इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों, इसका अर्थ हुआ कि द पीपल रिसाइडिंग इन द स्टेट शुड बी हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट। कहने का अर्थ यह है कि पीपल जो वहां पर रह रहे हो, जो भी जनता वहां रह रही हो, वो सुखी सुखी रहे, कि बिना किसी बात के डर के या बिना किसी बात के चिंता के। अब यहाँ मैं पर्सनल लेवल की सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन लेवल की सुख की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम गुड गवर्नेंस में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका फीचर्स क्या है, ऐसा क्या क्या चीज लागू किया जाएगा एक स्टेट में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक पूरे देश में, कि पता चले कि गुड गवर्नेंस वहां पर चालू है या सही से वहां पर शासन हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा, तो अकाउंटेबिलिटी, सरकार को अपने कार्यों का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अकाउंट उनको अपने कार्यों का अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, पारदर्शिता, मतलब सरकार कुछ भी कार्य करे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में करे, किसी को भी शक ना हो कि यहाँ पर किसी को फेवर किया जा रहा हो, या फिर किसी के लिए जबरदस्ती एक्स्ट्रा पुश किया जा रहा हो, या तो कुछ ब्लैक मनी चल रहा हो, या तो फिर उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके पास है ही अभी, आपके जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था। क्या आपको लगता है कि ये पारदर्शी एग्जाम था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था ये, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, इसमें चीटिंग हुआ, इसमें क्वेश्चन पेपर बाहर लीक कर दिया गया। तो ये गुड गवर्नेंस का एक पहचान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट से चीजें काम नहीं की गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चों के भविष्य को खराब करने का कार्य किया गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। ऑनेस्टी, गुड गवर्नेंस में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल सच का साथ दें। और गवर्नेंस ना खुद से बस नहीं चलता है, उसमें जनता की भागीदारी चाहिए ही चाहिए। जनता की भागीदारी चाहिए, तब जाके वहां पर गुड गवर्नेंस अचीव किया जा सकता है। अब देखिए, गुड गवर्नेंस का एक और चीज है प्राप्त करने के लिए, एवरीथिंग कैनॉट बी 100% परफेक्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा रह ही जाते हैं। अब उन इश्यूज को सुलझाने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि शिकायतों का समाधान, ग्रीवेंस यानी क्या होता है, शिकायत। ठीक है, तो उन इश्यू को सुलझाने के लिए कुछ कमेटियां या तो कह लो कुछ संस्थान हमारे देश में मौजूद हैं, जो कि दो संस्थान हैं। क्या क्या है? पहला है लोकपाल और दूसरा है क्या, लोकायुक्त। अब ये दोनों क्या है? तो लोकपाल देश के लेवल का है और लोकायुक्त राज्य के लेवल का है। डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा ही, मैं तो जस्ट एक सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं अभी। तो लोकपाल और लोकायुक्त ऐसे संस्थान है हमारे देश में जिसमें पब्लिक के शिकायतों का समाधान किया जाता है। अगर आम जनता को किसी लीडर से शिकायत है, किसी कानून से शिकायत है, तो उसको उसको समाधान करने का कार्य किसका है? तो उसको समाधान करने का कार्य लोकपाल और लोकायुक्त का है। क्लियर है? तो इसके बाद में कुछ हमें और पढ़ना है, जिसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इन सभी एक्ट, छोटे मोटे एक्ट्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटा थोड़ा डिटेल्स में आपको दूंगा। हालांकि मैंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, वो मैं आपको खुद से भी करा दूंगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे और याद ध्यान में आ रहा है जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आप जोड़ सकते हो, या फिर उसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी जोड़ सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सशक्त विकास, तो ये भी एक दायरा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। हालांकि लास्ट टॉपिक जो आज क्लास में है वो है ह्यूमन राइट्स, जिसको हिंदी में मानव अधिकार के नाम से जाना जा सकता है। जस्ट एक इंस्टांस आप लीजिए, जस्ट एक स्टोरी लीजिए कि आज से कुछ साल पहले जो भी ब्लैक्स हैं, जो भी काले कलर के हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती थी। ठीक है, तो क्या है वो मानवाधिकार के अंतर्गत है? बिल्कुल नहीं। दूसरा दूसरा एग्जांपल लीजिए कि महिलाओं के साथ हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था। क्या वो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत था? बिल्कुल नहीं था। तो ह्यूमन राइट्स का अर्थ यही होता है कि हर एक इंसान को उसको जीने का अच्छा अधिकार मिले, उसके साथ में कुछ भी गलत ना हो, और उसके पास फ्रीडम हो कि वो कुछ भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कानून के दायरे में रहते हुए वो बात कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ठीक है, एक तरीके से जीने का अधिकार आप मान के चलो। और इसके कुछ बेसिक राइट्स हमारे देश में दिए गए हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँ दिए गए हैं। उन राइट्स को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी भी है सरकार की। तो ह्यूमन राइट्स भी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के अंतर्गत आता है और आपको ये कवर करना है। क्लियर है? तो टॉपिक, या मैं कहूँ सिलेबस, आपका क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस हमने देखा, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही जिसमें है, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस। इसके बाद हमको और भी पढ़ना है क्या, गुड गवर्नेंस क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे आपके टॉपिक में। उसके बाद पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में। ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में 4 सवाल आएगा।
यानी कि 8 मार्क्स का वेटेज इसका है। और 8 मार्क्स इज ए बिग थिंग, 8 मार्क्स बहुत बड़ा चीज है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मिलते हैं आपके अगले क्लास में। अगले क्लास का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप इसको डिटेल्स में पढ़ समझोगे, कल डिटेल्स में समझोगे। इसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में आप जानोगे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस स्कोप दिखाए हैं, या मैं कहूँ बहुत सारे तरीके बताए हैं। सभी चीज़ों को मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं आपके अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। सिलेबस को आप दोबारा देख लेना एक बार रिवाइज करके, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि आप को पढ़ना क्या है। अब मैं सिलेबस को देखने इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये डिटेल में मैंने आपको डिस्कस तो कर दिया। अब जब भी आप कोई भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ोगे, ठीक है, जब भी आप कोई मार्केट से जो आप स्पीडी वगैरह पढ़ते हो ना, स्पीडी पढ़ते हो आप, या फिर प्रयोजन पब्लिकेशन का जो आप करंट अफेयर्स का बुक वगैरह पढ़ते हो, तो आपको जहां भी मानव अधिकार का टॉपिक दिखेगा, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, जहां भी आपको दिखे निजी प्रशासन का टॉपिक, आप उसको पढ़ लेना। तो इस वजह से सिलेबस को जानना जरूरी है। सिलेबस को इंटर रिलेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं कहा गया है किसी भी जेपीएससी या फिर यूपीएससी के द्वारा कि स्टैटिक ही पूछेगा मानव अधिकार से या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी टॉपिक से। मानव अधिकार जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो उससे रिलेटेड कुछ नया डेवलपमेंट क्या हो गया, उससे भी सवाल आ सकता है ना। तो इस वजह से सिलेबस आना जरूरी है, और सिलेबस के अंतर्गत आपको तैयारी भी करना जरूरी है। तो मिलते हैं मित्रों अगले क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।